Now, I'm going to explain you the books of accounts where we record the transactions. तो सबसे पहली हमारी जो बुक होती है that is the journal book. ठीक है. Journal book is also known as original book of account. Original book of account इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि सबसे पहले जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, whenever the transaction is incurred, ट्रांजेक्शन को इनकर करने के बाद जब हम पहली बार उसको रिकॉर्ड करते हैं तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, और इसीलिए कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एंट्री की जाती है. ठीक है. तो जर्नल बुक क्या होता है, मीनिंग ऑफ जर्नल क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच all business transactions are recorded which are of financial nature in the debit credit style या debit credit form after analyzing the transaction. ठीक है. ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने के बाद आप डेबिट क्रेडिट फॉर्म में जिस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कही जाती है जर्नल बुक. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल बुक इज नोन एज जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन. ठीक है. जब आप जिस बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करने का जो सिस्टम होता है, रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, और जो रिकॉर्ड हम करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. एंट्री मतलब ट्रांजेक्शन होता है, उसको जब बुक में लिखा जाता है तो हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. ठीक है. कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे डिसाइड करते हैं इसके रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वही रूल अप्लाई करके फिर उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपको इस बुक में रिकॉर्ड करना होता है जो कि कहलाती है जर्नल बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या ओरिजिनल रिकॉर्ड या बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग. ओके. अब इस बुक के कुछ एडवांटेज या अपन ये कह सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस क्या होता है ना. तो मैं ये सिंपल थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं. यहां जो चीज है वो जरूर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज ट्रांजेक्शन. डेट और टाइम वाइज ट्रांजेक्शन. जो ट्रांजेक्शन पहले होता है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, जो बाद में होता है उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है. एट एवरी डे आपको इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि हर दिन आपके यहाँ कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते ही हैं. तो इसीलिए कहा जाता है इसमें कि द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके. एनीवे, और अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ जर्नल बुक. तो सबसे पहले लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. ठीक है. तो एनालिसिस किया जाता है पूरे ट्रांजेक्शन का, उसके बाद ही इसमें रिकॉर्डिंग होती है. तो इसमें रिकॉर्ड करने का फायदा ये होता है कि ट्रांजेक्शन का पूरा एनालिसिस आपको मिल जाता है. उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन. जो जर्नल एंट्री हम लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंट हम करते हैं, उसके बाद उसका ब्रीफिंग किया जाता है. ब्रैकेट में हम उसका नरेशन लिखते हैं. नरेशन का मतलब होता है राइटिंग द ट्रांजेक्शन इन ब्रीफ. ठीक है. तो वहां पे ब्रीफ में ट्रांजेक्शन लिखने से आपको यह भी मालूम पड़ता है कि ट्रांजेक्शन क्या था. तो इसका मतलब ये कि जर्नल एंट्री में कौन से अकाउंट को डेबिट किया गया, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया, ये तो इंफॉर्मेशन आपको मिलती ही है. ठीक है. एनालिसिस पूरा होता है और साथ में आपको ये भी मालूम पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन क्या था. ठीक है. जिससे भी आप इन फ्यूचर ये मालूम कर सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपने डेबिट और क्रेडिट किया वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. जैसे कि आप लोग जब करेंगे, ठीक है, तो आप लोग जर्नल एंट्री के साथ में ट्रांजेक्शन की नरेशन भी लिखेंगे, ब्रीफ में उसको भी लिखेंगे. उसको लिखने के बाद जब मैं उसको चेक करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ट्रांजेक्शन क्या था और आपने जो डेबिट और क्रेडिट किया है वो सही है या नहीं है. राइट. उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद है फुल डिटेल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट एट वन प्लेस. जर्नल एंट्री में हम एक ही जगह पर दोनों अकाउंट जो हमने डेबिट किया है और जिसको हमने क्रेडिट किया है दोनों को एक ही जगह पर शो करते हैं. तो इससे आपको डेबिट होने वाले अकाउंट और क्रेडिट होने वाले अकाउंट की एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आपको दो अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती है. इसके बाद आता है डेट वाइज डिटेल्स. यहां पे किस दिन कितने ट्रांजेक्शन किए गए हैं इसकी डिटेल आपको जर्नल से मिल सकती है, किसी और बुक से आपको एट द सेम टाइम. ठीक है. सारे ट्रांजेक्शंस की डिटेल आपको नहीं मिल सकती है एक पर्टिकुलर डे की. तो जर्नल का ये फायदा होता है कि आपको अगर किसी दिन होने वाले सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स एक साथ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जर्नल बुक से, जहां पे डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं. तो आप पर्टिकुलर डेट की सारे ट्रांजेक्शंस को वहां पे चेक कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं लेस चांस ऑफ अरिथमेटिकल एरर.
बिकॉज ऑफ कि जर्नल जब आप लिखते हैं तो उसमें एक अकाउंट आपने डेबिट किया है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया है, एंड यू मस्ट नो वेरी वेल कि डेबिट और क्रेडिट के जो अमाउंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट भी होगा। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा कि जितना इफेक्ट हमारा एक असेट पे आ रहा था, दूसरा इफेक्ट भी हमारी दूसरी असेट पर भी उतना ही इफेक्ट आ रहा था, या फिर दूसरी लायबिलिटी पर हमारा उतना ही इफेक्ट था। तो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो जर्नल में जब आप ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं तो एक डेबिट का कॉलम होता है, एक क्रेडिट का कॉलम होता है, जहां पर आपको अमाउंट लिखनी होती है और साथ में आपको एट द एंड ऑफ द पेज टोटल लगाना होता है। तो जब आप टोटल लगाते हैं तो वहां पर अगर आप किसी तरह की कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली मालूम पड़ जाती है और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये फायदे हैं हमारे जर्नल को मेंटेन करने के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ और चीजें जर्नल से रिलेटेड। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कुछ जो चीजें हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री होती है वो कितने टाइप की होती है उसके बारे में यहां पे लिख रहा हूं मैं। एक तो होता है सबसे पहले रेगुलर एंड सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा है रेगुलर एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, तीसरा है ओपनिंग जर्नल एंट्री, चौथा है क्लोजिंग जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज, ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज। ये अलग अलग टाइप की जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, जो सबसे पहले लिखी हुई है मैंने रेगुलर एंड सिंपल जर्नल एंट्री। जो रेगुलर मतलब रूटीन में जो एंट्रीज होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहलाती है रेगुलर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और उसमें जो एंट्री आप बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट किया गया है और एक अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है वो कहलाती है आपकी सिंपल जर्नल एंट्री। उसके बाद आती है सेकेंड रेगुलर एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो रेगुलर का तो मतलब आप समझ ही गएंगे। कंपाउंड का मतलब यहां पर क्या होता है, जब किसी एंट्री में एक साथ दो ट्रांजेक्शन डेबिट में है और एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो रहा है, या फिर एक ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहा है और दो ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री बन रही है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। बेसिकली ये एंट्री जो है वो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को मिला के बना दी गई है या बना दी जाती है। तो जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है वो किस कंडीशन में बनाई जा सकती है उसके लिए आपको बता रहा हूं मैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन एक ही दिन में एक ही नेचर के दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिनमें कोई एक कॉमन अकाउंट है जो या तो दोनों एंट्रीज में डेबिट है या दोनों ही एंट्रीज में क्रेडिट में आ रहा है, तो ऐसी एंट्रीज को हम मर्ज कर देते हैं और दो एंट्री बनाने के बजाय हम एक साथ उसको बना देते हैं एक ही एंट्री में लेकर, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। उसके बाद आते हैं हम ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये बहुत ही स्पेसिफिक जर्नल एंट्री है जो एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर की जाती है टू ब्रॉट डाउन द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। हम जो अकाउंटिंग करते हैं एक एक साल की करते हैं, ठीक है, तो एक साल जब खत्म होता है तो उसके बाद हम अगले साल की अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर की जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज रहती हैं दे हैव टू बी ब्रॉट डाउन टू द नेक्स्ट ईयर बुक ऑफ अकाउंट। तो उनको लाने के लिए मतलब उनको कैरी करने के लिए जो एंट्री की जाती है वो कहलाती है ओपनिंग जर्नल एंट्री। इट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ये नए बिजनेस में ये एंट्री कभी नहीं होती है, जो कंटिन्यूअस बिजनेस है जो कई सालों से चल रहे हैं उनमें ये एंट्रीज होती है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के या एक्सपेंस और इनकम नेचर के अकाउंट होते हैं दे आर क्लोज्ड इन द सेम ईयर, उनको उसी साल में बंद कर दिया जाता है एंड दे आर नॉट कैरिड टू द नेक्स्ट ईयर। तो उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो एंट्रीज की जाती हैं वो कहलाती हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज, और ये स्पेशली आप करते हैं टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपके नॉमिनल नेचर के एक्सपेंस और इनकम के जो अकाउंट होते हैं उन अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
तो उनको क्लोज करने के लिए जो एंट्रीज की जाती हैं दे आर नोन एज क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती हैं, जो स्पेशली आपको बता दूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, अक्रूड इनकम के लिए और अनअर्न्ड इनकम के लिए। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में लेने होते हैं जिनको थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिकली आप करते नहीं है, बट टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस दे हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रैक्टिकली कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ हम असेट खरीदते हैं उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वी असेस कि हमारी असेट की वैल्यू कम हो रही है और होती है, तो उसके लिए हमें एक एंट्री करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो भी एंट्रीज होती हैं दे आर नोन एज एडजस्टमेंट एंट्रीज टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं जो नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद है कुछ ट्रांसफर जनरल एंट्रीज होती हैं, जो कुछ कॉमन अकाउंट होते हैं जो 1 से 2, 2 से 3 अलग अलग जगह पर खुल जाते हैं बाय मिस्टेक। तो ऐसे अकाउंट्स को एक ही जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हम कुछ एंट्रीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफर जनरल एंट्रीज। ओके, और अब जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं और उसमें आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जर्नल में जो आपके कॉलम्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का कॉलम होगा, दिस इज डेट। डेट के बाद आपका अगला जो कॉलम होता है थोड़ा सा ब्रॉड रखना है आपको, वाइड रखना है आपको। फिर उसके बाद एक कॉलम ये है और उसके बाद यहां पे आप 2 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम है ये कहलाता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये उसकी डिटेल्स हैं कि आप किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं एंड व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन। इसके बाद एक कॉलम जो होता है ये एलएफ, लेजर फोलियो का कॉलम है, एलएफ लेजर फोलियो। फिर उसके बाद ये है आपका अमाउंट का कॉलम, डेबिट, और दूसरा है अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट। ओके, अब जर्नल एंट्री को आपको कैसे लिखना है इस बुक में वो मैं अब आपको बता रहा हूं। जो एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो जो अकाउंट आप डेबिट डिसाइड करते हैं उसको पहले लिखते हैं आप, जैसे कैश अकाउंट। उसके बाद आपको लिटिल बिट स्पेस छोड़ना है और यहां पर आप लिखते हैं डीआर। जो डेबिट वर्ड होता है, डेबिट वर्ड बना हुआ है डेटर से, और डेटर को हम शॉर्ट में यहां पर लिखते हैं डीआर। आपको पूरा डेबिट, कंप्लीट डेबिट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डीआर लिखना है। उसके बाद अब जो अकाउंट आप क्रेडिट करने वाले हैं उसका नाम आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस आगे छोड़ना है। फिर आपको लिखना है टू, और इसके आगे उस अकाउंट का नाम जिसको आप क्रेडिट कर रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आप जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं उसके साथ में आपको क्रेडिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे आप टू लगा देते हैं। टू इटसेल्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अकाउंट आपने क्रेडिट ही किया हुआ है, ठीक है। डेबिट वाले के सामने डेबिट का जो अमाउंट है वो आप डेबिट के कॉलम में लिखते हैं 50,000, और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में आप अमाउंट लिखते हैं। चूंकि अमाउंट आपकी डेबिट और क्रेडिट की बराबर होती है इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, क्रेडिट में 50,000, 50,000 रुपीज आएगा। उसके बाद आपको नीचे ब्रीफ में एक ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है बीइंग, और इसमें अब आपको लिखना है ट्रांजैक्शन जिसके लिए आपने जर्नल एंट्री बनाई है। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश, और अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये है आपका जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका। यहां पे आप डेट डालेंगे ट्रांजेक्शन की, जो कुछ भी हो सकती है, से 1 जनवरी, तो जी 1 जनवरी 2020 ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है। तो पहला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ब्रीफ में आपने लिखा ट्रांजेक्शन, जो आपको ट्रांजेक्शन बुक में दिया जाता है, जिसके लिए आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, वही ट्रांजेक्शन आपको यहां पर लिखना है। इट इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। नरेशन इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन की जान होती है, क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ता है कि ट्रांजेक्शन क्या था, और इसी से आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपके जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। क्योंकि बीइंग स्टूडेंट आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां जब मैं नरेशन पढ़ता हूं और मुझे समझ में आता है कि ट्रांजेक्शन क्या था, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि आपने जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किए हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसलिए आपको नरेशन लिखना जरूरी होता है। विदाउट नरेशन आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद यहां पर एक लाइन आ जाएगी, फिर अगली डेट है, जो भी डेट होगी आपकी, सपोज करें 2 जनवरी है, तो यहां पे 0220 020120। अब आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन जो भी है वो रिकॉर्ड करना है। तो ये जो ट्रांजेक्शन किया है, इसमें एक ही अकाउंट डेबिट हुआ है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इट इज सिंपल जर्नल एंट्री। अब मैं आपको एक कंपाउंड जर्नल एंट्री करके बता रहा हूं, जिसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन टू सोहन। यहां पर टोटल हमने 30,000 का गुड्स परचेज किया है, तो परचेज में आएगा 30,000, आउट ऑफ विच 20,000 इज परचेज्ड फ्रॉम मोहन एंड 10,000 फ्रॉम सोहन, ठीक है। आपने एक ही दिन में 2 अलग अलग लोगों से गुड्स खरीदा है, राइट। तो आपकी यहां पे 2 एंट्री बनती हैं। एक एंट्री बनती है मोहन अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और सेकेंड एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। अगर आप दोनों एंट्रीज को चेक करेंगे तो दोनों एंट्रीज में एक कॉमन अकाउंट है जो आपने डेबिट किया है। फर्स्ट एंट्री में भी आपने परचेज को ही डेबिट किया है, और सेकेंड एंट्री में भी आपने परचेज को ही डेबिट किया है। अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही डेट के हैं, तो हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके एक कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। और ये जो एंट्री है, ये हमारी कंपाउंड एंट्री है, जहां पे एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा अकाउंट साइमल्टेनियसली हम क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन होगा being goods purchased on credit। आपने उधार सामान खरीदा है, यहां पे आपने सिर्फ लिखा है गुड्स हमने उधार खरीदा। अब किससे खरीदा है, ये तो क्लियरली एंट्री से आपको नजर आएगा कि यहां पे हमने खरीदा है मोहन से और सोहन से। क्योंकि अगर हम यहां पे जो गुड्स खरीदते हैं वो अगर हम कैश में खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली कैश में हम यहां पे लिखते तो वहां पर मोहन और सोहन का नाम नहीं आता, इसलिए यहां पे मोहन और सोहन का नाम आ रहा है, एक्सेप्ट कि यहां पर ये क्रेडिट में किया गया है। ये आपकी है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री एक हो गई। अब कंपाउंड एंट्री नंबर 3 में आपको यहां पे दिखा रहा हूं, 301, और हमने मोहन को पे किया, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट and to discount received account, paying cash paid to Mohan in full settlement। If you remember कि मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में फुल सेटलमेंट वर्ड का यूज किया था, उसमें आपको बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट होगा तो इसका मतलब डिस्काउंट होगा। यहां पे हमको मोहन को पे करना था 20,000, तो यहां पे हम मोहन के अकाउंट में पूरा 20,000 नोट डाउन करेंगे, बट एक्चुअल पेमेंट हमने जो किया है वो 19,500 है इन फुल सेटलमेंट। तो यहां पर 500 रुपीज जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। तो
तो यहां पर इस तरीके से ये दो अकाउंट एक साथ आएंगे, क्योंकि अगर आप 19,500 की एंट्री करते हैं तो मोहन का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, वो फुल सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर कि मैंने जब आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन बताई थी तो वहां पर भी आपको क्रेडिटर के अकाउंट से पूरा अमाउंट माइनस किया था, कैश में से आपको 19,500 जैसे यहां पे किया है उतना माइनस किया था। अब दोनों तरफ डिफरेंस आ रहा था जिसको मैंने कैपिटल में जाके एडजस्ट किया था, मतलब वो तीसरे अकाउंट को अफेक्ट कर रहा था। तो यहां पर भी इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक अकाउंट हमने डेबिट किया है और 2 अकाउंट क्रेडिट किए हैं। कैसे किए हैं ये रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो रूल मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे अप्लाई करके लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मोहन इज द रिसीवर, इसलिए उसको डेबिट किया जा रहा है, कैश इज गोइंग इसलिए क्रेडिट की जा रही है, एंड डिस्काउंट जो हमने अर्न किया है दैट इज अवर इनकम, और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव को यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, नरेशन लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो ये आपको जर्नल एंट्री लिखने का तरीका मैंने बताया है, जिसमें आप किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू रूल पहले डिसाइड करेंगे एनालिसिस करने के बाद। फिर उसके बाद आप डेट वाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे। जिस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे उसको पहले रिकॉर्ड करना है, जिसको क्रेडिट किया जाएगा उसके बाद आएगा। ठीक है, डेबिट वाले अकाउंट को पहले लिखेंगे और उसके आगे आपको पूरा डेबिट वर्ड यूज नहीं करना है, सिंपली आपको शॉर्ट में लिखना होता है DR। और जिस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे उसके साथ में आपको क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पर आप टू वर्ड का यूज करेंगे। और लिखने का जो पैटर्न है वो याद रखें, ये स्टार्टिंग से लिखा जाएगा, यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ा जाएगा। अगर अकाउंट बहुत बड़ा है तो पूरा चलेगा, और अगर अकाउंट का नाम छोटा सा है तो आप स्पेस छोड़ के DR लिखेंगे। उसके बाद लिटिल बिट जहां से आपने डेबिट वाले अकाउंट को शुरू किया था उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और आगे से आप लिखेंगे 2, और फिर क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि यहां पे मैंने मोहन के साथ में अकाउंट वर्ड का यूज नहीं किया है, और यहां पे मोहन के साथ में अकाउंट वर्ड का यूज किया है। तो पर्सनल अकाउंट जहां पे भी किसी पर्सन का अकाउंट होता है वहां पर आपको अगर अकाउंट वर्ड का यूज करना है तो उसके पहले आपको वहां पे अपोस्ट्रोफियस S का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे मोहन या सतीश या रमेश या सुरेश। और अगर आप वहां पे अकाउंट वर्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा लिखना होता है मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट, सतीश अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तरीका होगा मोहन्स अकाउंट, अगर आप अकाउंट वर्ड यूज करना चाहते हैं पर्सनल अकाउंट के साथ में, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप सिंपली वहां पर लिख सकते हैं। ये किसी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री नहीं है, ये मैंने इंस्टेंस जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाती है उसको लिखने का तरीका से बताने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज यहां पे दी थी। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज में जो आगे चीजें काम में आएंगी उनके बारे में आपको कुछ बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब यह है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करूं, गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है वो चीज जिसमें हम रेगुलर कोर्स में बिजनेस में डील करते हैं, मतलब जिस चीज को हम खरीदते हैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहलाती है गुड्स। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज में, जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में हम डील करते हैं वो हमारे लिए कहलाती है गुड्स। जैसे किराने का बिजनेस करने वाले के लिए किराने का सामान गुड्स होगा, फर्नीचर का बिजनेस करने वाले के लिए फर्नीचर जो होगा वो गुड्स होगा। अब किराने वाले के लिए जो फर्नीचर है वो गुड्स नहीं होगा, और फर्नीचर वाले के लिए किराना जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली जब आप ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं, तो आप देखते हैं व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग। तो गुड्स आर कमिंग एंड गुड्स आर गोइंग, तो आप वहां पर एक कॉमन अकाउंट गुड्स अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बट जब आप गुड्स अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो यहां पे काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम गुड्स अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप के अकाउंट में, जिनके नाम अलग अलग होते हैं। पहला है परचेज अकाउंट, दूसरा है परचेज रिटर्न, तीसरा है सेल्स अकाउंट, चौथा है सेल्स रिटर्न अकाउंट, और पांचवा है स्टॉक अकाउंट। और स्टॉक में फर्दर दो होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स क्या होता है, तो ये गुड्स अकाउंट के रिप्लेसमेंट होंगे। गुड्स अकाउंट के रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ आप गुड्स की जगह पर यूज करेंगे,
बाकी किसी जगह यूज नहीं करेंगे। और गुड्स का मतलब क्या होगा कि जिस चीज में आप रेगुलरली डील कर रहे हैं वो आपके लिए गुड्स कहलाएगी। और उसमें जब आप खरीदते हैं तो वहां पे गुड्स की जगह आप नाम लिखेंगे परचेज अकाउंट। अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो वहां पर आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट। गुड्स की जगह आप क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अगर आप खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं, जिससे खरीदा था, तो आप उसको लिखेंगे परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और अगर आपने जो माल बेचा था वो अगर वापस आ जाता है तो आप उसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स आपने खरीदा था बट इट रिमेन्स अनसोल्ड, जो आपके पास बच जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और यही स्टॉक अगले अकाउंटिंग ईयर में क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता। ठीक है। तो यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन है अब क्यों किया जा रहा है वो मैं बता रहा हूं। अगर आप सभी जगह ये और ये इन सभी जगह गुड्स का यूज करेंगे, आप गुड्स अकाउंट को यूज करेंगे, तो कहां कंफ्यूजन होता है एनालिसिस में या इंटरप्रिटेशन में, या आप आगे जो चीजें कंक्लूड करना चाहते हैं वहां क्या प्रॉब्लम आती है। जब आप परचेज करते हैं गुड्स आर कमिंग, व्हेन द सेल्स रिटर्न अगेन गुड्स आर कमिंग बैक। मतलब आपके पास गुड्स दोनों ही सिचुएशन में आ रहा है, चाहे आप परचेज करें और चाहे बेचा हुआ माल वापस आए, लेकिन दोनों सिचुएशंस में जो कंक्लूजन होता है वो बहुत अलग अलग होता है। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो अलग हो जाता है। परचेज जब आप करते हैं इसका मतलब ये कि होपफुली कि आप माल बेच पा रहे हैं, आपको माल बेचना है, बेचेंगे, इसलिए आप उसको परचेज करते हैं। तो ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस के लिए जो है वो एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है, इट इज नॉट गुड साइन फॉर द बिजनेस। ठीक है। अगर आप दोनों ही सिचुएशन में गुड्स अकाउंट को यूज करते हैं तो वहां पर आपको ये स्पेसिफाई नहीं होगा कि ये गुड्स परचेज के कारण आपके पास आया है या सेल्स रिटर्न के कारण आपके पास आया है। ठीक है। तो वहां पे आपका जो इंटरप्रिटेशन है, जो एनालिसिस है, वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा है यहां पर जब आप जब आप सेल करते हैं गुड्स आर गोइंग। ठीक है। और जब आप परचेज रिटर्न करते हैं अगेन गुड्स आर गोइंग। इन बोथ द कंडीशन गुड्स आर गोइंग फ्रॉम योर बिजनेस। लेकिन दोनों के साइन जो है वो अलग अलग। पहला जो साइन है वो ये बता रहा है कि गुड्स आर सोल्ड आउट। इसका मतलब ये कि यू विल अर्न प्रॉफिट। नेचुरली अगर आप गुड्स बेचते हैं तो नॉर्मली आपको प्रॉफिट होता है। बट व्हेन यू आर रिटर्निंग द गुड्स दैट शोज टू थिंग्स। आइदर द गुड्स वर डिफेक्टिव, नो प्रॉब्लम, आप वापस कर रहे हैं। दूसरी जो चीज होती है वो हो सकता है कि यू वर नॉट एबल टू सेल आउट द गुड्स, देयरफॉर यू रिटर्न इट टू द सप्लायर। ठीक है। तो जहां सेल्स में आप होपफुल होते हैं, जो आपके प्रॉफिट को इंडिकेट करता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहीं पर ये आपकी इनएफिशिएंसी को भी शो कर सकता है। लेकिन अगर आपने दोनों जगह गुड्स अकाउंट को यूज किया तो आपको कहां पर आपकी इफिशियंसी और कहां पे आपकी इनएफिशिएंसी, इसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो गुड्स अकाउंट होता है उसको हम यहां पे अलग अलग नाम से ओपन करेंगे। परचेज के नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से, सेल्स के नाम से और सेल्स रिटर्न के नाम से। कॉमन वर्ड जो गुड्स है वो आपको यूज नहीं करना। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि यहां पर गुड्स को ही आप रिप्लेस कर पाएंगे। सपोज करें कि किराने का बिजनेस करने वाला फर्नीचर परचेज करता है तो वो फर्नीचर की जगह फर्नीचर लिखेगा, वो यहां पर परचेज वर्ड यूज नहीं करेगा। और दूसरा ये कि अगर किराने के बिजनेस वाला अपने फर्नीचर को, चूंकि वो पुराना हो गया, उसको सेल आउट कर देता है तो वो उसको सेल्स नहीं लिखेगा, वो उसको सिर्फ फर्नीचर ही लिखेगा। ठीक है। वेदर इट इज परचेज और इट इज सोल्ड आउट, लेकिन आपको लिखना है फर्नीचर इफ इट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। लेकिन अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वहां पर परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वर्ड ही यूज करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो तरह के डिस्काउंट होते हैं जिसको हम क्लासीफाई करते हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। इसमें फर्दर होता है अलाउड और अर्न। यहां पर भी अलाउड एंड अर्न। ठीक है। अलाउड और अर्न का जो कंसेप्ट है वो तो सिंपल सा ये है कि अलाउड मतलब आपके लिए एक्सपेंस है और अर्न का मतलब आपके लिए इनकम है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप या तो डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे।
अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, आप उसको डेबिट करेंगे, और इफ यू आर अर्निंग द डिस्काउंट देन इट इज इनकम और आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बट आपको रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बता रहा हूं वो ये है कि डिस्काउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है दैट इज अलाउड टू द कस्टमर टू एनकरेज देम टू बाय गुड्स इन बल्क क्वांटिटी और टू प्रमोट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट में आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप बायर्स को ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदें या ये गुड्स खरीदेंगे तो हम आपको जो एमआरपी है या जो हम इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस है उसमें कुछ डिस्काउंट आपको देंगे। ठीक है, और दूसरा होता है जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है, इट इज अलाउड टू कस्टमर टू एनकरेज देम टू पे अर्लियर। जल्दी पेमेंट रिकवर करना है तो उसके लिए हम कस्टमर्स को लालच देते हैं, उनको एक ऑफर देते हैं कि अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे, बिफोर टाइम पेमेंट करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। इसका फायदा ये होगा कि जहां कस्टमर डिस्काउंट के लालच में हमको जल्दी पेमेंट करेगा वहीं हमारे पैसे के बैड डेट्स होने की संभावना जो है पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और उस पैसे का हम यूज ज्यादा बार कर सकेंगे, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। मतलब ये कि जो पैसा हमने लगा दिया 2 महीने के लिए किसी को उधार दिया तो अब वो बंदा 2 महीने बाद ही हमको पैसा रिटर्न करेगा, लेकिन अगर हम उसको बोलते हैं कि आप 15 दिन में पैसा वापस कर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। सपोज करें हम 2% डिस्काउंट देते हैं उसको, वो बंदा हमको 15 दिन में पैसा वापस कर देता है तो हम उस गुड्स को वापस बेच देते हैं, मतलब उस पैसे से फिर से नया गुड्स खरीदते हैं और फिर हम सेल आउट कर देते हैं। इस तरीके से अगर कोई बंदा हमको 15-15 दिन में पेमेंट करता जाता है तो हम उसी पैसे को 4 बार 2 महीने के पीरियड में हम टोटल 4 बार उसको यूज कर पाते हैं और हमें उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ा, सिर्फ 8%। मतलब अगर 100 रुपए का गुड्स है तो हमने 8 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, जबकि हम गुड्स जो बेचते हैं उसमें कम से कम 10% का प्रॉफिट हम कमाते हैं। ठीक है, तो हमने 4 बार उस गुड्स को बेचा, मतलब 40% हमने कमाया, और उसमें से अगर हमने उसको 8% डिस्काउंट दे दिया तो भी हम फायदे में हैं, एक चीज। और दूसरा ये कि पैसा जो डूबने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमें पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाता है। जितना लेट मिलेगा उतना पैसा डूबने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती चली जाती है। अब अपन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर भी आप शो नहीं करते हैं, ना तो आप डेबिट करते हैं उसको और ना ही आप उसको कहीं क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है दैट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या तो डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों रिकॉर्ड नहीं होता है उसका लॉजिक कभी फिर बाद में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर आपके क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट एक साथ ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, कि आपको हम 100 रुपए का गुड्स है और हम उस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं और 1 महीने की उधारी आपको देते हैं, लेकिन अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो पहले हमने 100 रुपए का गुड्स था, इसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपीज। नाउ द ट्रांजेक्शन जो होगा वो कितने पर रिकॉर्ड होगा, 90 रुपीज पर रिकॉर्ड होगा। मतलब फाइनली हमने ये गुड्स कितने में सेल आउट किया है, 90 रुपीज में। तो हम 90 से एग्री करेंगे, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो 100 रुपीज एंड 10 रुपीज, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट को आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगली चीज पर। सपोज करें ये बंदा आपको 10 दिन में पेमेंट कर देता है, तो जब 10 दिन में ये पेमेंट करेगा आपने इसको 2% डिस्काउंट देने की बात कही है, तो आपकी बुक्स के हिसाब से आपको उससे कितना पैसा लेना है, 90 रुपीज। लेकिन वो आपको 90 रुपीज पे नहीं करेगा, वो इसमें आपको 2% काट के पेमेंट करेगा। 90 रुपए का 2% आएगा 1 रुपी 80 पैसा। ठीक है, तो 0, 2 और ये 8 और ये 88, वो आपको पेमेंट करेगा नेट 88.20। अब देखें आप कि आपकी बुक्स बता रही हैं कि आपको उससे कितना पैसा लेना है, 90 रुपीज, बट वो आपको पे कर रहा है कितना, 88.20, और उसके बाद आपका उसका हिसाब क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो क्या आपकी बुक्स आपस में मैच होंगी, क्योंकि आप दिखा रहे हैं 90 लेना है और उसने आपको 88.20 दिया, 88.20 दिया, और उसके बाद आपका इसका हिसाब खत्म हो गया, तो आपकी बुक के हिसाब से तो हिसाब खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपी और 80 पैसा की एंट्री बुक्स में करनी पड़ेगी, तब जाके आपका अकाउंट क्लियर होगा और दोनों अकाउंट जो हैं वो आपके क्लोज हो जाएंगे। इस तरीके से 90 रुपीज जो आपको लेने थे वो अल्टीमेटली बुक में 90 रुपीज के रूप में कहीं ना कहीं 88.20 और 1.80 के नाम से रिकॉर्ड होके वो कंप्लीट 90 हो जाएगा। इसलिए कैश डिस्काउंट को आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। और कैश डिस्काउंट में भी आप याद रखें कि जितना सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, आप कैश डिस्काउंट सिर्फ उतनी ही अमाउंट के ऊपर ऑफर करेंगे। सपोज करें कि ये जो 90 रुपीज लेना था, इसमें से वो हमको 50 रुपीज पे कर रहा है, ठीक है। अगर वो हमको 10 दिन के अंदर 50 रुपीज पे कर रहा है तो हम सिर्फ 50 रुपीज पर ही उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। बाकी जो 40 है उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। वो जब भी पे करेगा महीने भर के अंदर में, तब उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो उस वक्त आपको डिस्काउंट की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ जितना वो आपको टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है उतने अमाउंट के ऊपर ही डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो आप रिमेंबर कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी आपको बुक्स में कोई एंट्री कहीं शो नहीं करनी है। सिंपली उसको वैल्यू में से आप माइनस करके जो नेट अमाउंट बचती है उस अमाउंट के ऊपर आपको सेल की या परचेज की एंट्री करनी होती है। उसके बाद अगर वो आपको टाइम से पहले पेमेंट करता है तो कितना पेमेंट कर रहा है उतनी अमाउंट के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है। दैट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द नेम ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। वो आप डिस्काउंट के नाम से शो करेंगे। इस तरीके से डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। फिर हम इसके बाद कुछ और नई चीजें सीखेंगे और सीखते रहेंगे।